नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 14वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 15वां अध्याय पढ़ते हैं। 15वां अध्याय। सत्या की तबीयत का भला कुछ ठिकाना है। कभी वो अपने पढ़ने की किताब के साथ गुमसुम रहती है, कभी ऐसा चाहती है कि घर सिर पर उठा ले, तब जो न करे सो थोड़ा। उस समय घर के पले तोतों के साथ ही घंटों खेलती रहेगी, या सामान को तितर बितर कर अपने चारों तरफ जगड़वाल रच लेगी, या अम्माजी से ही बकझक करेगी। नहीं तो कुछ लेदे करने बाबूजी के पास पहुंच जाएगी। उसके मन का भरोसा नहीं है। जीजी के यहां से लौटने पर कुछ विचित्र सा ही हाल उसका देखने में आया। बेबात सी हंसती है और अतिशय प्रसन्न मालूम होती है। उसने बाबूजी से कहा है कि आज वो बग्घी में कहीं घूमने जरूर जाएगी और सहेलियों से भी मिलना है। भाई से कहा है, क्यों भैया, चलोगे ना? सिनेमा? नहीं, आज सिनेमा नहीं, बाहर कहीं खुली हवा में चलें। दूसरी बड़ी बहन से कहा है, क्यों जीजी, चलोगी ना? वो बड़ी बहन माधवी सुनकर अचरज में रह गई है। माधवी को भला सत्या किसी बात के लिए पूछती है। माधवी पढ़ी नहीं है, विधवा है, निष्पुत्रा है, विक्षिप्त सी है। सो अंग्रेजी के अखबार किताब पढ़ने वाली ये सत्या, जो माधवी के सदा ठट के ठट आभूषण पहने रहने पर उसकी खिल्ली उड़ाती रही है, वही सत्या इस माधवी से कह रही है, जीजी चलोगी ना? माधवी इस घर में कृपाणु जीवी सी रहती है और सत्या लाडली है। इसीलिए माधवी ये सुनकर सत्या की अतिशय कृतज्ञ हो उठी। उसने कहा, तू जा सत्या, मुझे क्या जाना सोता है। इस आधार से भीनी उसकी बानी सुनकर सत्या एकदम माधवी के गले में बाहें डालकर बोली, चलो जीजी, हवा खाएंगे। जीजी कैसी हो? अर्धविक्षिप्त उस माधवी की आंखों से इतने ही पर आंसू भर आए। सत्या उसकी बेटी तो नहीं है, बहन ही है, पर उसके भी बेटी होती तो क्या वो भी ऐसी न बोलती? अधपगली माधवी का मन उसी अनहोनी संभावना को खींच लाया है। माधवी बोली, सत्या मेरी बहन, मुझे रहने ही दे, तू जा, घूमा। सत्या चली आई और फिर इस या उससे अपने को उलझाए रही। खाली वो नहीं रहना चाहती थी। अब कठिनाई ये आ पड़ी कि घर की गाड़ी उस समय घर में बीमार पड़े एक शिशु के लिए डॉक्टर के यहां से दवा लाने चली गई थी। जब तक वो गाड़ी न आई, इसी घर में रहना होगा। बाहर खुली हवा में जाने का साधन नहीं है। सत्या बाहर जाए तो कैसे जाए? इस पर सत्या मानो छटपटाने लगी। अम्माजी ने उससे पूछा, क्यों सत्या, सुनीता का जी तो राजी है ना? सत्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया, राजी है। वो श्रीकांत का दोस्त कौन था? वो अभी घर पर ही है। घर पर ही है। तब जैसे कुछ सहसा याद आया हो, अम्माजी ने पुकारा, रामदयाल, ओ रामदयाल। इधर सत्या से कहा, अरे अब मुझे याद आया, लखनऊ से खरबूजे आए पड़े हैं, सुनीता को पहुंचे नहीं। ओ रामदयाल, देख सत्या, उसे बुला तो। सत्या ने जल्दी से कहा, कल सवेरे भेज देना। अम्मा, ये कोई भेजने का वक्त है? कल तक किस काम के रह जाएंगे री, तू बुला तो रामदयाल को। सत्या को नहीं सूझा कि वो क्या कहे। वो अपने मन को समझ नहीं रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका वो मन क्या चाहता है। वो चाहता है कि इस समय सुनीता के यहां कोई न जाए, या ये चाहता है कि कोई अवश्य जाए। जो सूचना अभी सुनीता के यहां उसने पाई है, वो हल्की नहीं है, ऐसी भारी है कि उसके जी से मुश्किल से ही झेल रही है। क्या वो उस बात को किसी तरह अपने भीतर से फूट जाने दे? छी, वो क्या ऐसी ओछी बनेगी? तब वो सोचती है कि अनायास अगर कोई वहां जीजाजी के यहां जाकर उस दुर्भिसंधि की खबर पा ही लाए और प्रकट कर दे, तो क्या इसकी भी वो दोषी होगी? फिर भी उसके मन में तृप्ति नहीं है कि जीजी सुनीता के लिए मात्र सत्कामना ही उसमें है। उसे लग रहा है कि जीजाजी की अनुपस्थिति में ये कैसा दुस्साहस करने चली है, सो उस जीजी को थोड़ा बहुत दंड भी मिले तो क्या है। उसके मन में खीज है, क्लैश है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। उसने जोर से पुकार कर कहा, रामदयाल, ओ रामदयाल। अम्माजी ने कहा, सत्या ले तो आ, जरा 10-12 खरबूजे एक टोकरी में रख दे, रामदयाल ले जाएगा। वो आया नहीं। सत्या ने धीमे से कहा, वो आ रहा है, काम में लगेगा। अम्माजी ने कहा, तो जल्दी से रख दे ना, वो झटपट दे आएगा। फिर और सत्या ने झल्लाकर कहा, मुझे नहीं है, फरसत काम है, आकर रामदयाल ही रख लेगा, या माधवी जीजी से कह दो। मुझे पढ़ना भी है कि नहीं? अम्माजी लड़की की इस बात पर झींकने लगीं और उसे अनसुनी करती ही चली गईं। उसका मन बहुत बुरा हो रहा था। वो अपने को किसी काम में लगाना चाहती थी। वे दोनों चले गए और रामदयाल ने घर का ताला बंद पाया तो, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। थोड़ी देर वो इसी भांति हठात जहां तहां से अपने मन के लिए व्यस्तता खोजती रही। उसके बाद भागती हुई सी अम्माजी के पास पहुंची। बोली, अम्माजी, खरबूजे मेरे साथ रख दो, हम अभी गाड़ी में घूमने जाएंगे। उधर से गाड़ी ले जाएंगे, वहीं दे देंगे। रामदयाल अभी गया तो नहीं अम्मा? वो तो गया, तू भी अब कहने बैठी है। तभी बाहर छज्जे पर दौड़ जाकर सत्या ने पुकारना शुरू किया, रामदयाल, ओ रामदयाल।
जोर जोर से पुकारती रही, 2-3-4-5 मिनट तक पुकारती और प्रतीक्षा करती छज्जे पर ही खड़ी रही, मानो लौटना नहीं चाहती। अंत में जब लौट कर आई तो गुस्से के साथ बोली, तुम्हें ऐसी जल्दी पड़ जाती है? न जाने अम्मा जी, कुछ पूछती हो न ताजती हो। हम अभी उधर से जा ही रहे थे, राम करे रामदयाल को वहां कोई भी न मिले। अम्माजी हंसती हुई सी अपनी इस लाडली को देखती रही। सत्या ने कहा, अब भी धन्नू को भेज दो, वो रामदयाल को लिवा लाएगा। अभी दूर ही कितना गया होगा। अम्माजी ने हंसकर कहा, तेरा क्या काम ऐसा रामदयाल से अटका पड़ा है, मुझे बताना। सत्या चटकाई, मेरा काम क्या अटका पड़ा रहता, तुम्हें ही खबर नहीं है। गाड़ी में मैं ही खरबूजे लेकर जाती तो कुछ बिगड़ न जाता, और ऐसी कौन बेताबी थी, सवेरे क्या ना पहुंच सकते थे। मैं कहती हूं तो पूछती हैं, मेरा क्या काम अटका पड़ा है। मेरा क्या अटका पड़ा होता? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। भले की ही होती है तो कुछ कह देती हूं, नहीं तो मुझे क्या, जबान भी ना खोलूंगी। मैंने तो इतना ही कहा है कि धन्नू दौड़कर अभी उसे बुला लाएगा, वो अभी गली पार ही तो गया होगा। अम्माजी बोली, तो तू जा, ऐसा है तो भेज दे धन्नू को, फिर मैं नहीं जानती जो कल तक खरबूजे खराब हो जाएं। सत्या फौरन चली आई, उसने धन्नू को आवाजें दी, पर धन्नू तुरंत उपस्थित न हुआ। सत्या ने फिर भी उसे पाने का विशेष प्रयास नहीं किया, मानो उसके मन में हा कि मुझे जो करना था कर चुकी, आगे अब भाग्य है, रामदयाल अब वहां घर बंद पाएगा और लौट आएगा तो मेरा कसूर नहीं है। घोड़ी देर में डॉक्टर के घर से गाड़ी आ गई। तब साइस को फटकार कर कि वक्त पर गाड़ी कहीं पर क्यों ले जाता है, सत्या ने हुक्म दिया कि गाड़ी खोले नहीं, हम जाएंगे। और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर गाड़ी पर सवार होकर चल पड़ी। ऐसा कम होता है कि सत्या गाड़ी में अकेली जावे, इस बार ऐसा ही हुआ। वो अकेली ही जाएगी, गाड़ी पहले जीजी के मकान की तरफ ही ले जाएगी, लेकिन वहां तक जाएगी नहीं, दूर से ही देख लेगी कि मकान कहीं बंद तो नहीं है, इतना देखकर ही बस लौट पड़ेगी। किंतु बाजार के मोड़ पर गाड़ी में से उसने क्या देखा कि फल की दुकान पर जीजाजी खड़े हैं। तुरंत गाड़ी रोककर वो उतरी और श्रीकांत के पास गई। देखती है कि कई ठोंगों में तरह तरह के फल मेवे तुला रखे हैं और जीजाजी खुश हैं और बेखबर हैं। जीजाजी! श्रीकांत ने मुड़कर देखा, कहा, अरे सत्या। सत्या बोली, आप कब आए जीजाजी? वो जानती है कि अभी आ रहे हो सकते हैं, फिर भी पूछती है, कब आए, मानो अनजान हो। बस स्टेशन से चला ही आ रहा हूं, वो देखो तांगा खड़ा है, मुड़कर हो गई ये सेर भर लीची। श्रीकांत बहुत प्रसन्न मालूम होता था, बड़ा उत्सुक। सत्या ने कहा, ये इतना सब किसके लिए ले रहे हैं? बोला, लाहौर से लेने का ख्याल नहीं रहा और वो पूछेंगी क्या लाए, तब मैं सोचता हूं यहीं से लिए चलूं। और सत्या तेरे लिए भी एक चीज लाया हूं। मुड़कर बस अजी ये आड़ देखिए क्या तोहफा है। अच्छा आधे सेर रख दो। अजी सेर भर तो लीजिए ही। सेर? अच्छा सेर सही। मुड़कर चल सत्या, हमारे साथ ही चल। आज की तेरी पढ़ाई हुई कि नहीं? सत्या ने दुकान पर फलों से भरे रखे हुए ठोंगों को उठाते हुए कहा, नहीं जीजाजी, हमारे घर चलिए, आज हमारे घर रहना होगा। आप हमारी सब बात टाल देते हैं, आज ये नहीं होगा, मैं अभी देखेंगी मेरे लिए क्या चीज लाए हो। और वहीं से साइस को आवाज देकर बुलाया, कहा, लो भाई ये सब गाड़ी में रखो, और देखो वो तांगा खड़ा है, उसका सामान भी गाड़ी में रख लो। मुड़कर जीजाजी तांगे वाले को कितने पैसे देने हैं? ये सब एक ही क्षण में सत्या ने कर दिया। श्रीकांत ने कहा, पागल ही है सत्या। किंतु कहते कहते श्रीकांत को दुकान वाले की ओर मुखातिब होकर दाम चुकाने में लग जाना पड़ा। ठिठक खड़े रह गए हुए साइस को सत्या ने इशारा किया कि वो जाए और जैसा कहा गया करे, तांगे में से सब सामान उतारकर गाड़ी में रखे। श्रीकांत मुड़ा, तब सत्या ने फिर कहा, तांगे वाले को कितने पैसे देने हैं जीजाजी? पागल तो नहीं हुई तू सत्या? तब सत्या ने आगे बढ़कर खुद तांगे वाले से पूछा, कितने पैसे तुम्हारे चाहिए? 5 आने। लो ये लो। पैसे देकर श्रीकांत की बांह पकड़कर सत्या ने कहा, चलिए जीजाजी, खड़े क्यों हैं? श्रीकांत इस लड़की पर विस्मित होता हुआ खड़ा रह गया। आखिर उसने कहा, चल, जहां तू कहे वहीं चल, आखिर अपनी बहन की ही बहन है ना। रास्ते भर सत्या श्रीकांत से तरह तरह की बातें करती रहीं, न खुद खाली रही न श्रीकांत को रहने दिया। लाहौर कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या करते रहे, क्या लाए हो, रात हमारे यहां ही रहना होगा। माधवी जीजी बड़ी अच्छी हैं, अम्माजी का गुस्सा बड़ा बुरा होता है, हमारे घोड़े की टांग कल टूटते टूटते बच गई आदि जाने क्या क्या बातें उसने की। उन बातों में सुनीता कहीं नहीं आई और न हरिप्रसन्न। कुछ पूछे श्रीकांत को इसका अवसर ही नहीं मिल रहा था। ये फल तो सब हम खाएंगे, कल दूसरे लेकर जाना,
आज जीजाजी जाना नहीं होगा, श्रीकांत ने कहा। अच्छा। घर पर आकर सत्या ने अपने लिए लाहौर से आई हुई चीजों को देखने की झटपट मचा दी। जो साड़ी और ब्लाउज पीस लाए थे, देखकर उसकी फिर आलोचना प्रत्यालोचना हुई। उसके सहारे काफी समय बीता, हाथ के हाथ तुलना क्यों न हो जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या सो तुलना के लिए अपने पास की कई साड़ियां ले आई। इस बीच चिंतापूर्वक और कोलाहलपूर्वक जीजाजी के लिए बिस्तर बिछाने का हुक्म सत्या ने दे दिया। उसने फिर कापियां दिखाईं, किताबें दिखायों। आशय की तनिक भी अवकाश उसने श्रीकांत के पास न जुटने दिया। पहर बीतते हुए और रात गहरी होती गई। श्रीकांत निश्चित जानता था कि अब न सही 10 मिनट बाद सही घर तो वो जा ही रहा है। इसी से वो यहां टिका हुआ था। अब सत्या ने हाथ पकड़कर कहा, चलो जीजाजी, अब बिस्तर पर चलो, मैं तुम्हें वायलिन बजाकर सुनाऊंगी। तब श्रीकांत ने उठते हुए कहा, अब देर हो गई है, मैं चलूं? नहीं नहीं जीजाजी, आप यहीं रहेंगे। मानव शरीर में विटामिन D3। श्रीकांत ने हंसकर कहा, तेरे कहने से अब 10 तो बजा दिए, अब तो चलने दे। सत्या बोली, मैं तुम्हें ऐसी बुरी लगती हूं जीजाजी? श्रीकांत विस्मय से सत्या के मुंह की ओर देखता रह गया और स्वयं सत्या भी अपने ऊपर विस्मित हुई कि उसने ये क्या कहा। श्रीकांत ने कहा, तो कब तक मुझे ठहरना होगा बता। आज रात यहीं रहिए, सवेरे चले जाइएगा। यहां आकर क्या आपको बेताबी पड़ रही है? लाहौर थे तब तो कुछ न था, अब एक घड़ी भारी हो रही है। तो अपनी वायलिन सुनाने को तू कहती है ना? अच्छा सुना, मैं उसके बाद जाऊंगा। सत्या ने बिगड़कर कहा, तो आप जाइए, अभी जाइए। मैंने नाहक इतनी देर आपको रोका, मैं क्या जानती थी। श्रीकांत ने उसके गाल पर हल्के से चपत लगाकर कहा, दूर पगली, आप जाइए, मैं कुछ नहीं कहती हूं। श्रीकांत ने कहा, अच्छा अच्छा, चल बता, बिस्तर कहाँ है? नाराज क्यों होती है? आप जाएंगे तो नहीं? कुछ कसम खिलाएगी? तो जाइए ना, मैं रोकने वाली कौन हूं। सच ये है कि कई रोज प्रवास में रहकर अपने शहर में आना और बिना समय खोए पत्नी के पास अपने घर न पहुंचना साधारणतया ये स्वाभाविक नहीं है। श्रीकांत के लिए तो और भी नहीं है। अव्वल तो इसीलिए कि सुनीता है, फिर इसलिए भी कि हरिप्रसन्न वहां है। लेकिन सत्या इस श्रीकांत के लिए ऐसी है कि बहुत कोमल, बहुत पवित्र। श्रीकांत उसे चोट नहीं दे सकता। वो अब तक किताबों और सपनों में ही तो रही है। अपनी सपनीली आशाओं में वो वृथा न हो, ऐसा वर उसे अभी कहाँ प्राप्त है। तब श्रीकांत भी क्या इस छोटी सी चाह में उसे वृथा कर दे? उसने कहा, भाई कसम तो मैं नहीं खाऊंगा। सत्या ने कहा, अच्छी बात है, न सहा जाए तो चले जाइएगा। अभी तो बिस्तर पर चलिए। चल। बिस्तर पर श्रीकांत को बैठाकर सत्या ने कहा, मैं वायलिन ले आऊं, अभी ले आती हूं। वहां से आकर वो सीधी वायलिन के लिए नहीं गई, रामदयाल की खोज में गई। रामदयाल जब सामने आया तब धमकाकर पूछा, खरबजे दे आया? दे आया। जीजी थी? उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अच्छा जा। उसके बाद वो वायलिन लेकर पहुंची। बहुत ही अच्छा वो वायलिन बजाती है, ऐसा हल्का हाथ है जैसे कि फूल। श्रीकांत सुनता रहा। खत्म करके जब सत्या ने कहा, बहुत वक्त हो गया, अब आराम करो, तब श्रीकांत बोला, मैं जरा जाता हूं। कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, जरा नीचे जाता हूं। सत्या समझी कि यों ही किसी जरूरत से जाते होंगे। बोली, सोएंगे तो यहीं ना? इस प्रश्न को सुनकर श्रीकांत ने कहा, और नहीं तो क्या ये वक्त कहीं और जाने का है? यहां नहीं तो कहां सोऊंगा? सत्या चुप होकर अपनी जगह चली गई। वो मन में शायद बिल्कुल निश्चिंत तो न थी, फिर मानो उसके मन में था कि अब मैं क्या करूं, मेरा आगे बस नहीं। श्रीकांत ने घर से बाहर जाते हुए ड्योढ़ी पर जमादार से कह दिया कि बाजार से हम अभी आते हैं, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। नहीं आए तो आध घंटे बाद तुम ड्योढ़ी बंद कर लेना। उसने सोचा है कि घर पर रोशनी जलती हुई मिली तब तो वो वहां चला ही जाएगा, और जो सब लोग सो गए हुए तब वृथा उनकी नींद तोड़ेगा नहीं, चुपचाप लौट आएगा और यहीं आकर सो रहेगा, फिर तो सवेरे ही जाएगा। लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि जीने में बाहर बड़ा ताला पड़ा है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। 1-2 मिनट तो वो वहीं खड़ा रह गया, मानो जोर से सिर पर चोट पड़ी हो और वो उसके तले सुन्न हो रहा हो। फिर मानो सिर पर उस चोट के स्थल को दाएं हाथ से खुजलाता हुआ वो लौटकर चला आया। आते आते एक जगह तेज चाल से जाती हुई मोटर की झपट में आने से वो बाल बचा। तब उसने मोटर की ओर देखा, लेकिन वो तो जा चुकी थी। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। शहर सुनसान पड़ता जा रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर सो रहा। तो ये था इसका 15वां अध्याय। कल हम इसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे।